Good morning student. Today we will discuss about the part of civics. Topic is three tier system. आज मैं तीन स्तरीय व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो एक संघीय व्यवस्था है, एक संघीय एक फेडरलिज्म सिस्टम है यहाँ पे, जिसमें पावर्स जो होती हैं वो शेयर होती हैं। तो वो पावर्स जो होती हैं किनके बीच में शेयर्स होती हैं। तीन स्तरीय गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में, और वो तीन गवर्नमेंट्स कौन कौन सी हैं। जो पहली गवर्नमेंट है इंडिया में उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी जो गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट होती है। और तीसरी जो प्रकार की गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। लोकल गवर्नमेंट होती हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम है इंडिया में, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, ये थ्री व्यवस्था है, थ्री टायर सिस्टम है, तीन स्तरीय व्यवस्था है इंडिया में। केंद्र सरकार जो केंद्र में, सेंटर में रह करके पूरे देश पर प्रशासन करती है, ऐसी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट्स, हर राज्यों की अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं, हर स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट्स होती है। ऐसी गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट आती है। जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स में पंचायती व्यवस्था और म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर निगम, नगर पंचायत, ये सारी जो है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत, ये तीन व्यवस्थाएं हैं। और ये हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, ये क्या है, ये हमारी लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम लोकल गवर्नमेंट के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया था, लेकिन ये 73 अमेंडमेंट 1991 से जो है लोकल गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तब से जो है हमारी कंट्री में तीन स्तरीय गवर्नमेंट है। तो अब तीनों गवर्नमेंट्स अपने अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान किए गए थे, जो व्यवस्था की गई थी, उसके अकॉर्डिंग जो है शासन प्रशासन संचालित करते हैं। तो यहाँ पे वी हैव आइडियाज इन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक जैसे बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। क्योंकि जैसे आपने पढ़ा था जो बेल्जियम है और श्रीलंका है, ये छोटे कंट्रीज थे और इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी। डाइवर्सिटीज़ को मैनेज करने की समस्या थी। व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, जैसे इंडिया है एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर वास्ट कंट्री है, लेकिन जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लैंग्वेज है, रिलीजन है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। व्हाट आर द पावर्स शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन आवर कंट्री, क्या
हमारे देश में पावर शेयरिंग को अरेंजमेंट करना आवश्यक है। तो जहाँ पे वास्ट कंट्री होती है वहाँ पर पावर शेयरिंग इज़ द नेसेसरी फॉर द कंट्री के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड एम्ब्रेस्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ द पेनफुल एंड ब्लडी पोर्शन। हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्वतंत्रता के पश्चात जो है वो अस्तित्व में आया, और अस्तित्व में आने के पश्चात soon after independence several provincial states became a part of the country। और साथ जो है जो प्रोविंसी क्षेत्रीय स्टेट थे वो जो है कंट्री में शामिल हो गए। The Constitution declared इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, वो आर्टिकल 1 में कहता है जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ है। हमारा भारत जो है राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फ्रीडम। हम इसके लिए जो है फेडरेशन का यूज़ नहीं करते हैं, संघ का यूज़ नहीं करते हैं। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। और जो इंडिया का जो यूनियन व्यवस्था है वो एक संघीय व्यवस्था के आधार पर ही संचालित होती है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे यहाँ पर व्यवस्था है वो फेडरलिज्म के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसा कि हमने 3 तरह की गवर्नमेंट को इंडिकेट किया है। अब यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जैसा कि मैंने बताया बाद में ये आया था। तो अब यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, और वो 3 लिस्ट में देयर आर 3 लिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं। देयर आर 3 लिस्ट। देयर आर 3 लिस्ट। 3 लिस्ट हैं, और 3 लिस्ट में जो पहली लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट होती है। यूनियन जो पहली लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट है, और दूसरी जो लिस्ट होती है वो स्टेट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट होती है, यानी पहले 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट। तो इस तरह से 3 लिस्ट हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या होती है? यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंडिपेंडेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। यानी जो यूनियन में आते हैं जो केंद्र शासित, जो केंद्र सरकार के अंडर में, जो केंद्र सरकार जिन विषयों पर अपने रूल्स बना सकती है, जिन विषयों को केंद्र सरकार देखती है, वो सब्जेक्ट जो होते हैं वो विषय यूनियन लिस्ट में आते हैं। अब जो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विषय जो है केंद्र सरकार देखती है, तो उसमें से पहला है जैसे डिफेंस। इसमें जो है डिफेंस आता है, डिफेंस आता है। डिफेंस के बाद में फिर कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन डिफेंस, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और एंड फॉरेन, और फॉरेन अफेयर्स के जो वर्क होते हैं, यानी जो विदेशी मामले होते हैं, विदेशी मामले वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग व्यवस्था, जो बैंकिंग सिस्टम है, एंड जो करेंसी है, और जो करेंसी है, ये सारी चीज़ें जो
यूनियन लिस्ट में आती है। ये जो है यूनियन लिस्ट में आती है। तो यूनियन लिस्ट में जो है वो सब्जेक्ट आते हैं, वो विषय आते हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं। उसमें से डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, सूचना एंड करेंसी, मुद्रा, ये सारी व्यवस्था जो होती है यूनियन लिस्ट में है और इन पर जो है कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसी के पश्चात जो दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट है। दूसरी लिस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर कानून बनाने की जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को होती है। उसमें से कौन कौन से ऐसे होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपनी लॉ को बनाती है। तो उसमें जो है जैसे ट्रेड है, इसमें जो है वो टॉपिक्स आते हैं जैसे ट्रेड है, कॉमर्स है, ट्रेड है और कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, कृषि, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड लैंड। एग्रीकल्चर में आ जाती है लैंड। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है। जैसे फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ट्रेड यूनियंस और मैरिज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द दिस लिस्ट। इस लिस्ट में जो है वो कानून बना सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई होती है। यानी ये पावर, ये लिस्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट अपनी लॉज को बना सकती है। इफ देयर लॉज conflict with each other, the laws made by the union government will prevail. It means है कि जब अगर उस विषय पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना रही है और किसी विषय पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना रही है, लॉ बना रही होती है, तो यदि जो है अगर राज्य सरकार का जो कानून है या लॉ है वो उस पर आपस दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है वो या यूनियन गवर्नमेंट का लॉ होता है उसको सही माना जाता है, उसको वही मान्य होता है। तो इस तरह से जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये सब्जेक्ट्स आते हैं और इन पर जो है लॉ बनाने की पावर जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को होती है। इसके बाद में तीसरी जो लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इसको समवर्ती सूची कहते हैं। ये जो लिस्ट होती है समवर्ती सूची होती है, इस पे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो है दोनों का पावर होती है, यूनियन गवर्नमेंट को भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट को होती है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इस लिस्ट पर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन पर पूरी की पूरी पावर है कि वो इन सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। जैसे इसमें जो है एजुकेशन है, शिक्षा का है, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों को कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी शिक्षा जो हमारी है एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। यदि जो है 1976 से पहले जो है एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में रखा गया था, लेकिन 1976 से जो है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया है और तभी से जो है इस पर जो है दोनों को यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर है कानून बनाने की। इसके पश्चात ये तीनों लिस्ट हैं, तो इस तरह से जो है वो अपनी लॉज को यानी कानूनों को बना सकती हैं। तो ये जो है व्यवस्था क्या है कि ये फेडरल सिस्टम की जैसी है, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, शेयर होती हैं। जो इसी तरह से जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है उसको जो है पावर्स कहाँ से मिलती है,
स्थानीय गवर्नमेंट को पावर जो होती है स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्थानीय गवर्नमेंट को भी देखती है, लोकल गवर्नमेंट को भी देखती है। तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ठीक है, इस तरह की जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। और इन गवर्नमेंट से जो पावर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है यहाँ से टैक्सेस लेती है और यहाँ पर जो है अपनी जो है लॉस को फॉलो करती है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 टायर सिस्टम है। तो जो है इंडिया में, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि देयर आर 3 लिस्ट, ये तीनों लिस्ट है, तीनों लिस्ट में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। उस पर जो है तीनों सरकारों का जो है अपने अपने क्षेत्रों में रह करके अपने अपने लिस्ट के आधार पे, लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है लॉ को पास करती हैं। अगर किसी भी लॉस में या स्टेट यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का लॉ जो होता है वैलिड हो जाता है, मान्य हो जाता है। जो इसी तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे क्या है, दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जो है इनको जो है पावर को शेयरिंग किया गया है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंज दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यानी इस जो है इसको इजली जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी जो है इसको चेंज नहीं कर सकती इस अरेंजमेंट को। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेंबर। इसमें तभी संशोधन हो सकता है, तभी जो है इसमें चेंज हो सकता है जब जो है दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर्स जो है मेजोरिटी के आधार पे उसको पास कर देते हैं। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो इस तरह से the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and proceed in case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court। अगर यहाँ पे जो पावर्स दी गई हैं, अगर इनकी पावर्स में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो स्टेट में जो होते हैं हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है। वो इनके जो इनमें अगर जो कन्फ्लिक्ट होता है उनका जो समाधान करता है जो हमारा हाई कोर्ट है स्टेट में, और जो सेंट्रल में जो है सुप्रीम कोर्ट है वो इनके विवादों को क्या करता है, निस्तारित करता है। ये पावर जो होती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई होती हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। What are subjects? What are subjects in union लिस्ट में कौन कौन से विषय हैं? क्या है? व्हाट आर सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या विषय हैं, इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर सिस्टम, 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट, राइट 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर की जो 3 गवर्नमेंट है लिखिए, राइट नेम ऑफ राइट नेम ऑफ
राइट अगेन क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम ऑफ 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट कौन से, तो उसके नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज स्टेट लिस्ट, व्हाट इज स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची क्या है, राइट इट्स ऑब्जेक्ट, राइट इसके विषय लिखे, राइट इट्स सब्जेक्ट, राइट इट्स सब्जेक्ट इसके विषय लिखें कि जो राज्य स्टेट है उसके विषय क्या है, किस विषय पर ये लॉ बना सकती है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कौन क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके विषय में लिखना है जिस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। राइट नेम ऑफ 3 टायर गवर्नमेंट, 3 स्त्री गवर्नमेंट के बारे में लिखना है। व्हाट इज द स्टेट लिस्ट क्या है और उसके विषय लिखना है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू।